नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। अगर खबरों की शुरुआत करेंगे, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को आय से ज्यादा संपत्ति मामले में अदालत से नोटिस मिलने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी ने संयमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कानून और संविधान से ऊपर कोई नहीं है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने कहा है कि देश का संविधान सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार देता है और इस मामले में गणेश जोशी स्वयं अपना पक्ष अदालत के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पर सभी को भरोसा रखना चाहिए और मामले को कानून के अनुसार आगे बढ़ने देना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि किसी भी प्रकरण पर अंतिम निर्णय न्यायालय और संबंधित जांच प्रक्रिया के आधार पर ही होगा। देखिए, जो संविधान है, संविधान के अनुरूप सभी अपने अपने दायित्व कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और इसमें भी जो भी, क्योंकि सब जुडिस मामला है, इसमें जो भी निर्णय होगा या जो भी इसमें बातें होंगी वो सब विचाराधीन है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे, इसलिए हम इस विषय पर कहना, मैं समझता हूँ कि हमारा ठीक नहीं है। राजधानी देहरादून के नंदा की चौकी स्थित पुल की अप्रोच रोड के धंसने पर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि हमने इतने किलोमीटर हाईवे बना दिए हैं, लेकिन इन हाईवों की हालत क्या है ये सभी को देखनी चाहिए। और अब जिस तरह प्रेमनगर पुल की अप्रोच रोड धंसने का मामला सामने आया है, जो कि 16 करोड़ से बना लेकिन 16 दिन भी नहीं चल पाया, ऐसे में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े होते हैं। देश के जो है सड़क परिवहन मंत्री कहते हैं कि हम एक दिन में जो है इतना किलोमीटर जो है एक्सप्रेसवे बनाते हैं, लेकिन हालत क्या है नेशनल हाईवे की। ये जो देहरादून से दिल्ली बना, इसमें जो क्या हालत हो गई है, गड्ढे गड्ढे हैं और उसको भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। हम पूछना चाहते हैं भारत सरकार से, सड़क परिवहन मंत्री से, कि इस पर किसके खिलाफ कार्रवाई, और जहाँ तक मेरी जानिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी आप देख लो, 16 करोड़ की लागत से जो है प्रेमनगर में पुल बना और एक पहली बरसात में जो है वो जो है ढह गया, समझ लीजिए, एक गड्ढा बन गया। तो ये हालत की स्थिति, कार्य की गुणवत्ता ही है। तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार में सरकार सम्मिलित है, डबल इंजन की सरकार सम्मिलित है। लगातार बारिश के चलते केदारनाथ पैदल मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन और मलबा आने से यात्रा प्रभावित हो गई है। प्रशासन ने किसी तरह का जोखिम न लेते हुए श्रद्धालुओं की आवाजाही फिलहाल रोक दी है। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया ताकि मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही उन्हें आगे भेजा जा सके। सोनप्रयाग में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। सुरक्षाकर्मी लगातार हालात पर नजरें बनाए हुए हैं और यात्रियों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की भी अपील कर रही हैं। प्रशासन का कहना है कि मार्ग से मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। गढ़वाल मंडल में लगातार हो रही बारिश और आपदा की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालातों की समीक्षा की और प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य भी तेजी में लाने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने कहा है कि जहां भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहां तत्काल राहत सामग्री पहुंचाई जाए और पशु हानि, फसल नुकसान और खेतों के बहने जैसी घटनाओं का जल्द सर्वे कर प्रभावित लोगों को नियमानुसार मुआवजा भी उपलब्ध कराया जाए।
जेसीबी इस समय काम करते हुए। संसद में सख्त नकल विरोधी कानून पेश किए जाने की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार 2024 में ही ऐसा ही कानून लाने का दावा कर चुकी थी, लेकिन पेपर लीक की घटनाएं रुकी नहीं। उन्होंने पूछा कि नए कानून में क्या नया है और केवल सजाओं की अवधि बढ़ाने से संगठित पेपर लीक माफियाओं पर क्या अंकुश लग सकता है। प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार के अनुभव का भी हवाला दिया और कहा कि कानून बनने के बावजूद लीक पेपर जारी हैं। उन्होंने छात्रों के प्रदर्शनों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की भी निंदा की है। संसद में नकल विरोधी कानून लाया जा रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र ने 2024 में भी नकल विरोधी कानून लाने का काम किया और ये दावा किया था कि ये सख्त नकल विरोधी कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पेपर लीक हुए हैं। अब 2026 में इसकी क्या कहावत जो है फिर शुरू हो रही है। अब फिर कड़ा कानून लाने की बात कही जा रही है, लेकिन कड़े कानून में प्राविधान क्या है? आपने सजा की अवधि बढ़ाई है, आपने जो उन पे फाइन लगेगा या जो उनसे जो है पेपर लीक होने के परिप्रेक्ष्य में जो धनराशि उसको बढ़ाने का काम किया है, लेकिन रुकेगा कैसे ये तो बताएं। डोईवाला विधानसभा के पूर्व विधायक, उत्तराखंड सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हीरा सिंह बिष्ट को गुरुवार को परवादून कांग्रेस कार्यालय डोईवाला में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान वक्ताओं ने उनके राजनीतिक जीवन, जनसेवा और मजबूत हितों के लिए किए गए संघर्षों को याद करते हुए कहा कि हीरा सिंह बिष्ट ने हमेशा आम जनता और श्रमिक वर्ग के अधिकारों की लड़ाई को प्राथमिकता दी। उनका सादगीपूर्ण जीवन, जन सरोकारों के प्रति समर्पण और सामाजिक योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। नैनीताल के तलीताल से मल्लीताल माल रोड में आवाजाही करते हुए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को सख्त हिदायत दी जा रही है। आगामी 1 अगस्त से हॉर्न बजाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। इस संबंध में आम नागरिकों, पर्यटकों, आगंतुकों से अपील करते हुए कुमाऊं आयुक्त और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बताया है कि माल रोड पर शोर शराबा ज़्यादा होने की वजह से पर्यटक और आम नागरिक ठीक से घूम नहीं पाते हैं। इसको देखते हुए यह आदेश भी जारी किया गया है। कि आप जानते हैं कि 1 अगस्त से जो मॉल रोड है, जिसको आप मान सकते हैं कि तल्लीताल डांट से शुरू होकर और पंत पार्क तक, ये डेफिनेशन उसकी रखी है, यहाँ पे हॉर्न बजाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसका उद्देश्य यही था कि शोर शराबा यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, पर्यटक ठीक से घूम नहीं पाते हैं, एक न्यूसेंस है। उसको देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। तो लोकल्स तो इस बात को काफी हद तक जान भी गए हैं, इसका पालन भी करेंगे, लेकिन जो हमारे बाहर से विजिटर्स आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको शायद ये जानकारी ना हो। तो उनकी जानकारी के लिए मैं मीडिया के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उन तक भी ये बात पहुंचे कि मॉल रोड में जब आप प्रवेश करते हैं तो आप हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल ना करें। वैसे भी जो स्पीड लिमिट है यहाँ पे वो भी इसकी काफी कम है, तो गाड़ियां धीरे धीरे निकलती हैं, काफी लोग पैदल चल रहे होते हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। सेकेंडली, इसका हम व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत दूर से होर्डिंग्स भी लगा रहे हैं, अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं। इसमें 1000 रुपए का फाइन भी यहां से तय किया गया जो लगाया जाएगा। यद्यपि अभी हम इसको इम्प्लीमेंटेशन फेज में शुरू के कुछ दिनों में तो यही चाहेंगे कि इसका प्रचार प्रसार और हो जाए, लेकिन उसके बाद अगर इसके लगातार उल्लंघन पाए जाएंगे तो इस पे हमें पेनल्टीज भी इंपोज करनी पड़ेगी। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने बताया कि यात्रा के दौरान हरिद्वार, नीलकंठ, मुनिकीरेती, ढालवाला और ऋषिकेश में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है और मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी भी निगरानी में इस दौरान लगे हुए हैं। हमारे राज्य के जो है 4 जनपद इसमें
शामिल होते हैं। तो मेन तो हरिद्वार में रहता है। इसके अलावा जो है पौड़ी गढ़वाल का नीलकंठ मंदिर क्षेत्र जो है शामिल होता है इसमें। टिहरी का मुनि की रेती ढाल वाला क्षेत्र इसमें शामिल रहता है और देहरादून का ऋषिकेश क्षेत्र शामिल रहता है। तो इन स्थानों पर भारी मात्रा में जो है शिव भक्त और श्रद्धालु मौजूद रहते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान। तो हम चारों जनपदों में उनकी सुरक्षा और उनके लिए सारी सुविधाएं, उनको किसी प्रकार के अपने कार्य में कठिनाई ना हो, इसके लिए हम लोग पूरे प्रयत्नशील हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है और सभी लोग अपनी ड्यूटी पर चले गए हैं। और मुझे आशा है कि हम लोग जो है जैसे पिछले साल एक अच्छी कांवड़ यात्रा लोगों ने कराई थी, इस बार उससे भी ठीक ढंग से और सुविधाजनक ढंग से यात्रा कराएंगे। चारधाम यात्रा हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनती है, लेकिन इस बार यात्रा के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन और मौसम की चुनौतियों ने प्रशासन की तैयारियों की भी परीक्षा ली है। ऐसे में आखिर केदारनाथ विधानसभा में यात्रियों की सुविधा के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, इन्हीं सभी सवालों पर हॉर्नबिल टीवी ने केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल से खास बातचीत की है। से बीजेपी विधायक आशा नोटियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, केदारनाथ यात्रा लगातार जारी भी है और बीच बीच में कई बार ब्रेक भी लग रहे हैं यात्रा पर अस्थायी रूप से। ऐसे में क्योंकि भूस्खलन भी एक बड़ी समस्या है, किस रूप में आप देख रहे हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं अभी हाल फिलहाल में है चारधाम यात्रा पर, खासकर केदारनाथ में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि जिनके मार्गदर्शन में हमारी चारों धाम की यात्रा संचालित हुई और लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ती रही है। इस वर्ष भी अगर मैं केवल केदारनाथ की बात करूं तो लगभग 14 लाख से ऊपर यात्री केदारनाथ के दर्शन इस वर्ष किए हैं। और वो वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, चाहे वो पैदल मार्ग है, चाहे वो मंदिर परिसर है, चाहे हमारे व्यवस्थाओं में लगे हुए जितने भी लोग हैं, वहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाएं थी उससे लोगों ने कई बार वीडियो भी यात्रियों के तीर्थ यात्रियों के माध्यम से आए हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर थी। तो मैं समझती हूँ कि ये हम सबका सौभाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देशनों पर जो यात्रा यहाँ पर चल रही है वो बहुत ही सुखद है। और जैसे वो कहते हैं कि सुखद, सरल और मतलब किसी प्रकार किसी को कोई दिक्कत ना हो, ऐसे यात्रा वहाँ पर चली है। और आने वाले समय में भी उम्मीद है कि इससे बढ़ के ही वहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या रहेगी। किस तरह के दिशा निर्देश आपकी ओर से भी दिए गए अधिकारियों को, क्योंकि आपदा प्रभावित क्षेत्र भी है, बार बार आपदाएं जैसे भूस्खलन जैसी समस्याएं वहां पर आ रही हैं? देखिए, प्रथम चरण की यात्रा जब संपन्न हुई तो द्वितीय चरण की जो हमारे वर्षा काल की होती है उसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही एक उच्च स्तरीय मीटिंग करके जिसमें चारों धामों के विधायकों को, अधिकारियों को, जिला अधिकारियों को और प्रदेश भर के अधिकारियों को उसमें जोड़ते हुए उनको साफ निर्देश किए कि वर्षा काल में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए उस समय हमारे अधिकारी वहाँ अलर्ट रहने चाहिए, चाहे वो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, हमारे पुलिस बल हैं और जितने भी सुरक्षा में हमारे टीमें लगी रहती हैं, उनके माध्यम से कहीं पर कोई भी बात ऐसी आती है तो उनको तत्काल वहाँ पहुँचना है और संबंधित यदि किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो उसको उसका समाधान करना है। तो हम लोग भी निरंतर, हमारे जिलाधिकारी जी हैं, हमारे जितने भी पुलिस अधीक्षक हैं, उनके संपर्क में रहते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो तत्काल उनको बताया जाता है कि मतलब क्षेत्र में यहाँ पर ये दिक्कतें हैं। हमारे जो क्षेत्र है, चाहे मधमेश्वर है, चाहे तुंगनाथ है, चाहे केदारनाथ है, और भी जो धाम मतलब वहाँ पर हैं, जो मंदिर हैं, लोग लगातार दर्शन के लिए जाते हैं। और लगातार क्षेत्रों से भी ये कहा गया है कि कोई भी कहीं पर दिक्कत है तो आप तत्काल बताइए ताकि उनकी व्यवस्था हो सके। मैडम, जब से आप विधायक बने, किस तरह के विकास कार्य आपने कराए अपने क्षेत्र में,
क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? कौन से टारगेट आप लेकर के चले थे जो अभी तक लगता है आपको कि पूरे हो चुके हैं? देखिए, मुझे अभी बने हुए मतलब पौने 2 साल हो रहे हैं, और जब मैं चुनाव लड़ी थी तो मेरे कुछ बड़े लक्ष्य भी थे कि ये काम यहाँ पर होने चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि इन पौने 2 सालों में केदारनाथ विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन ऐतिहासिक कार्यों में मैंने जैसे अभी पहले बताया कि केदारनाथ में 212 करोड़ का विद्युत सब स्टेशन बनने वाला है, जिससे कि वहाँ बार-बार जैसे बिजली गुल हो जाती थी, लोगों को दिक्कतें होती थी, तो वो आने वाले समय में ऐसी समस्या वहाँ पर नहीं रहेगी। जैसे हमारे यहाँ पर कई मोटर मार्ग ऐसे हैं जहाँ अभी जिन गाँवों को अभी मोटर मार्गों से मतलब आच्छादित किया जाना था, उन सभी गाँवों को 250 तक की जनसंख्या के गाँवों को हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4th चरण के तहत जोड़ने का प्रयास किया, और ऐसे 40 गाँव हैं जिनको अप्रूवल भारत सरकार से मिल चुकी है। अब उनकी पत्रावलियाँ बन रही है और बहुत जल्दी उन गाँवों को भी संपर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो बहुत बड़े ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जैसे ऊखीमठ में जो बहुत लंबे समय से लोग पेयजल की मांग कर रहे थे, और वहाँ पर भारी दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा था पेयजल के लिए, क्योंकि शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर है, लोग वहाँ पर चोपता के लिए जाते हैं, देवरिया ताल के लिए जाते हैं, और दर्शन के लिए भी ओंकारेश्वर मंदिर में आते हैं। तो वहाँ की जो 25 करोड़ की पेयजल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति की है, वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य है। इसी तरह से अगस्त्यमुनि में भी जब मैं पहले 7-8 मतलब 2 से 12 तक विधायक थी, तो 9-10 के तहत मैंने ही अगस्त्यमुनि में काकड़ा घाट अगस्त्यमुनि पेयजल योजना का निर्माण करवाया था, लेकिन वो बनते-बनते 2013 की आपदा में पूरी योजना वॉश आउट हो गई थी, और तब से लगातार लोग पेयजल के लिए लगातार बातें कर रहे थे कि यहाँ पेयजल होना चाहिए। बहुत बड़ा एक नगर है और नगर में पानी की सुविधा नहीं है। तो मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि लगातार मेरे निवेदन पे उन्होंने 55 करोड़ की पेयजल योजना अगस्त्यमुनि के लिए स्वीकृत कराई, और ऊखीमठ और अगस्त्यमुनि दोनों का निविदाएं भी निकाली जा चुकी हैं, जिनमें बहुत जल्दी काम भी प्रारंभ होगा। कई योजना वहाँ पर सिंचाई बाढ़ नियंत्रण की हो रही है। अगस्त्यमुनि का जो केंद्रीय विद्यालय है वो भी लंबे समय से, क्योंकि 2003-4 में वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खुला था, उस समय हम ही लोगों ने वहाँ पर उनके संचालन करने के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई थी, एक पुराना भवन उपलब्ध कराया था, और वो मतलब ऐसे ही संचालित हो रहा था। तो अब वहाँ पर चंद्रापुरी में केंद्रीय विद्यालय का भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो 42 करोड़ की धनराशि से बन रहा है, और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य वहाँ का हुआ है। ऐसे ही हमारे जो मधमेश्वर है, जितने भी वहाँ पर मंदिर हैं, चाहे काली मठ है, चाहे गौरी कुंड है, हमारे कार्तिक स्वामी हैं, जहाँ जहाँ मंदिरों के सौंदर्यकरण के लिए पैसे मांगे गए, उन सभी मंदिरों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उन मंदिरों के सौंदर्यकरण के लिए पैसे भी दिए गए। हमारा जो मधमेश्वर धाम है, और इस साल आपने देखा होगा कि भारी संख्या में लोग वहाँ पर गए हैं, यात्री टूरिस्ट मतलब श्रद्धालु मधमेश्वर के लिए भी गए। वहाँ पर आपदा से पुल टूट गया था, और लोग बहुत मांग कर रहे थे कि यहाँ पर पुल बनना चाहिए ताकि लोग सुरक्षित यात्रा कर पाए। तो 7.5 करोड़ रुपए से वहाँ पर पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें निविदा मतलब हो गई है, और वहाँ पर काम भी प्रारंभ हो चुका है। इसी तरह से मधमेश्वर के लिए जो मधमेश्वर धाम है, वहाँ 55 करोड़ की धनराशि से वहाँ का सौंदर्यकरण किया जाएगा, वहाँ पर सोलर लाइट लगेंगे, वहाँ पर सुरक्षा दीवार बनेगी, और जो वहाँ पर गेस्ट हाउस है उसका
मतलब उसको मतलब ठीक किया जाएगा, पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो इसी तरह से लगातार क्षेत्र में जो ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं, इसके लिए मैं अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इन 1.5 सालों में मैं समझती हूँ कि जो जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उस विधानसभा के थे, वो ऐतिहासिक कार्य इन 1.5 सालों में मैं केदारनाथ विधानसभा के लिए कर पाई हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और निश्चित तौर पर इसी तरह से क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहेगा, ताकि हम आगे भी जो वहाँ के बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हैं वो आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी कुछ सड़कों का भी, जैसे आपको पता ही है कि हर क्षेत्र में सड़कों की भी स्थिति लंबे समय से जिन पे काम नहीं हुआ था, वो ताला बरंगाली हमारा जो तुंगनाथ घाटी में आता है, उसके लिए लगभग 3.25 करोड़ की धनराशि से उसकी भी निविदा निकाली जा चुकी है और वो सड़क भी क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन के लिए सुविधाजनक होगी। ऐसे ही हमारे कुछ मोटर मार्ग ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी डामरीकरण के लिए जो पीएमजीएसवाई के अंतर्गत होने हैं। तो इसमें जैसे आगर से तलगढ़ मोटर मार्ग है, और हमारा नौरा त्यूंग मोटर मार्ग है, हमारा जमेती क्यार्क जमेती मोटर मार्ग है। इसके अलावा भी हैं कई, उसमें 13-14 मोटर मार्ग हैं जिनको कुछ डामरीकरण के लिए है, कुछ नवनिर्माण के लिए है। तो ऐसे योजनाएं जो उस क्षेत्र को लंबे समय से जिसकी मांग जनता करती आ रही थी, उन योजनाओं को हम कर पाए हैं। चंद्रापुरी में सुरक्षा बाढ़ नियंत्रण के तहत सुरक्षा वाल वहाँ पर बन रही है, अगस्त्यमुनि खेल मैदान के नीचे सुरक्षा वाल बन रही है, बेडूबगढ़ में बन रही है, सोनप्रयाग में बन रही हैं, और ऐसे कई योजनाएं हैं जो लगातार हमारे प्रयास से क्षेत्र के विकास के लिए हो रही है। जी धन्यवाद मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। आशा नोटियाल जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे केदारनाथ में किस तरह से विकास कार्य भी हो रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।